नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पद्य भाग में से सुमित्रा नंदन पंत रचित संध्या के बाद कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं कवि परिचय पढ़ देती हूँ। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा उत्तरांचल के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। सन 1919 में गांधी जी के एक भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने बिना परीक्षा दिए ही अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। उनका जन्म हुआ था 1900 में और सन 1919 में अर्थात 19 वर्ष की आयु में ही गांधी जी के एक भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, परीक्षा भी नहीं दी और स्वाधीनता आंदोलन में कूद गए, सक्रिय हो गए। पंत जी ने बचपन से ही काव्य रचना शुरू कर दी थी, लेकिन उनका वास्तविक कवि कर्म बाद में प्रारंभ हुआ। बचपन से ही जब वे छोटे थे तभी से उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। उनका काव्य संग्रह पल्लव और उसकी भूमिका हिंदी कविता में युगांतरकारी महत्व रखते हैं। उन्होंने सन 1938 में रूपाभ नामक पत्रिका निकाली, जिसकी प्रगतिशील साहित्य चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब प्रगतिशील साहित्य जब रचा जा रहा था तो उसके विकास में रूपाभ नामक पत्रिका का महत्वपूर्ण हाथ है, जिसका उन्होंने 1938 में पत्रिका जो उन्होंने निकाली, संपादन किया। पंत जी प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं और प्रकृति प्रेम की वजह से ही इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी कविताओं में प्रकृति के बहुत ही सुंदर चित्र आपको देखने को मिलेंगे। छायावादी कवियों में वे सबसे अधिक भावुक तथा कल्पनाशील कवि के रूप में चर्चित रहे हैं। मतलब जो भी छायावादी कवि जितने भी हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा भाव प्रधान और कल्पनाशील कविताएं इनकी मिलती हैं, क्योंकि ये बहुत ही भावुक और कल्पनाशील कवि थे। उनकी कविताओं में पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति के गत्यात्मक, मूर्त और सजीव चित्र मिलते हैं। प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होता रहता है और बदलती हुई प्रकृति का इतना सुंदर रूप, गत्यात्मक मतलब बदलती हुई प्रकृति का, मूर्त मन एकदम साकार और सजीव चित्र मिलते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही पंत मानव सौंदर्य के भी कुशल चित्रे हैं। प्रकृति सौंदर्य का तो उन्होंने चित्रण किया ही है, लेकिन मनुष्य के सौंदर्य का, मानव सौंदर्य का भी उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रांकन किया है। कल्पनाशीलता के साथ साथ रहस्यानुभूति और मानवतावादी दृष्टि उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। उनकी कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य मतलब प्रकृति का चित्रण और कल्पनाशीलता के साथ साथ रहस्यानुभूति भी है। रहस्यानुभूति होती है प्रकृति में ईश्वर को देखना, और मानवतावादी दृष्टिकोण भी उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। पंत का संपूर्ण साहित्य आधुनिक चेतना का वाहक है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को अभिव्यंजना की नई पद्धति और काव्य भाषा को नवीन दृष्टि से समृद्ध किया है। कविता को अभिव्यंजना की नई पद्धति दी और काव्य भाषा को नवीन दृष्टि से समृद्ध किया है। अभिव्यंजना की पद्धति में उन्होंने सब शब्द शक्तियों का उपयोग किया है। लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, तत्सम प्रधान भाषा है ना। काव्य भाषा में उन्होंने तत्सम संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया है और भावानुकूल भाषा है। पंत की कविता में भाषा और संवेदना के सूक्ष्म और अंतरंग संबंधों की पहचान है। उनकी भाषा और संवेदना मतलब विषय वस्तु और भाषा शैली में सूक्ष्म और अंतरंग संबंध है, जिससे हिंदी काव्य भाषा में नए सौंदर्य बोध का विकास हुआ है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया और उसे भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक सक्षम बनाया। इसीलिए उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है, मतलब शब्दों का निर्माण करने वाला कवि। सुमित्रा नंदन पंत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए थे, जिनमें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख हैं। पंत जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। ये उनकी छायावादी कृतियाँ हैं। फिर युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा आदि उसके बाद के समय की कविताएं हैं, बाद के समय की काव्य कृतियाँ हैं। पंत जी ने छोटी कविताओं और गीतों के साथ परिवर्तन जैसी लंबी कविता और लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना भी की है। उन्होंने कई काव्य कृतियों की रचना की और लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना की। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता संध्या के बाद उनके ग्राम्य संकलन से ली गई है।
ग्राम्य का मूल स्वर ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है। ग्राम्य जो उनका संकलन है, काव्य संकलन, उसका मूल स्वर ग्रामीण जनजीवन को लेकर के है। मतलब ग्रामीण जनजीवन का जो भी सामाजिक यथार्थ है वो भी विविध प्रकार का उससे जुड़ा हुआ है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय गांव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है, जिसमें वृद्धाएं, विधवाएं, खेत से घर लौटते किसान और पशु पक्षियों का चित्रण उल्लेखनीय है। मतलब इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय किस तरह का ग्रामीण वातावरण हो जाता है, ग्रामीण परिवेश हो जाता है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण है जनजीवन का और प्रकृति का, जिसमें वृद्धाएं भी हैं, विधवाएं भी हैं, खेत से घर लौटते हुए किसान हैं और पशु पक्षियों का भी चित्रण है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कविता। कविता का शीर्षक है संध्या के बाद। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। शब्दार्थ देख लेते हैं सबसे पहले। सिमटा पंख सांझ की लाली, सांझ मने संध्या और लाली मने लालिमा। सिमटा पंख मने पंखों को समेट कर, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, तरु मने वृक्ष, शिखरों पर मने वृक्ष की चोटी पर, वृक्ष के ऊपरी हिस्से पर। ताम्रपर्ण, ताम्रपर्ण का मतलब है, ताम्र का मतलब है तांबा और पर्ण मने पत्ते, तो तांबे जैसे रंग वाले या तांबे जैसी लालिमा लिए हुए पत्ते पीपल के। शतमुख मने 100 मुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, चंचल मने चंचल, स्वर्णिम मने सुनहरे, निर्झर मने झरने। तो कवि महोदय कह रहे हैं संध्या के समय का चित्रण है, संध्या के बाद का, संध्या होने के बाद किस तरह से जो भी संध्या के बाद का जो भी वक्त है, जो परिवेश है गांव का, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण क्या है कवि महोदय ने, वे कह रहे हैं सिमटा पंख सांझ की लाली, कि संध्या की लालिमा, सांझ की लालिमा रूपी पक्षी अपने पंखों को समेट करके जा बैठी अब तरु शिखरों पर। अब तरु शिखरों पर मतलब वृक्षों के शिखरों पर जा बैठी है सांझ रूपी पक्षी या सांझ रूपी चिड़िया। तो सांझ की जो लालिमा है वह अब केवल तरु के शिखरों पर, वृक्षों के शिखरों पर ही दिखाई दे रही है। मतलब संध्या हो चुकी है और संध्या समय जो लालिमा रहती है, सूर्य अस्त होता जा रहा है, सूर्य अस्त होने की तरफ जा रहा है, अस्ताचल हो रहा है, और उस वक्त जब संध्या का समय घिर आता है तो जो लालिमा रहती है सूर्य की, वह अभी तरु शिखरों पर मतलब वृक्षों के शिखरों पर दिखाई दे रही है। कवि ने यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए संध्या को एक पक्षी की उपमा दी है, इसलिए वे कह रहे हैं कि सांझ की लालिमा रूपी पक्षी जो है वह अपने पंखों को समेट करके तरु शिखरों पर, वृक्षों के शिखरों पर जा बैठा है। ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख, जरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। ताम्रपर्ण मतलब तांबे के रंग जैसे पत्ते, किसके? पीपल के, क्योंकि सूर्य की जो लालिमा है, संध्या समय के सूर्य की जो लालिमा है वह सब तरफ फैल रही है, तो पीपल का जो वृक्ष है उसके पत्तों पर भी वह किरणें गिर रही है, वे लालिमा उन पर भी गिर रही है, तो इससे उनका रंग कैसा हो रहा है? तांबे के रंग जैसा। और उन पीपल के पत्तों से शतमुख, 100 मुख वाली, सैकड़ों मुख वाले, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, सुनहरे झरने जैसे गिर रहे हैं, चंचल और सुनहरे झरने जैसे झर रहे हैं। मतलब पीपल के पत्तों से जो वो संध्या की लालिमा छन करके नीचे गिरती जा रही है, संध्या रूपी जो पक्षी है वह शिखर पर जाकर के बैठ गया है। मतलब संध्या की जो लालिमा है वह वृक्ष के शिखरों पर दिखाई दे रही है, वृक्षों के शिखरों पर छाई हुई है, और पीपल के पत्तों से जो वो लालिमा छन रही है नीचे तक, तो ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों मुख वाले या 100 मुख वाले सुनहरे झरने उन पत्तों से झर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये तत्सम शब्दावली है, मानवीकरण अलंकार है इन पंक्तियों में। जा बैठी अब तरु शिखरों पर, सिमटा पंख सांझ की लाली, सांझ की लालिमा को उन्होंने पक्षी की उपमा दी है। ताम्रवर्ण पीपल से शतमुख, जरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, तत्सम शब्दों की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ कवि ने संध्या काल दृश्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, और ये जो छंद है वह ज्ञेय है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? सरल भाषा, मतलब तत्सम युक्त होते हुए भी काफ़ी सरलता है और हमें समझने में आसान है। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल,
बृहद झिम विश्लथ कैंचुल सा लगता चित कबरा गंगा जल। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सरिता में मने नदी, धसना मतलब अंदर जाना, स्तंभ मने खंबा, ज्योति मने प्रकाश, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, क्षितिज मने जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, और ओझल मने हमारी दृष्टि से दूर होते जाना, बृहद मने बहुत बड़ा विशाल, जिम जिम मने वक्र तिरछा टेढ़ा, ठीक है, और विश्लत मने थका हुआ सा, थका हुआ जो शिथिल हो गया है, कैंचुल सा मने कैंचुल जो सर्प की त्वचा होती है जिसे कैंचुल बोलते हैं, मतलब त्वचा का ऊपरी आवरण होता है जिसे वह प्रतिवर्ष बदलता है, छोड़ देता है, वह आवरण उतर जाता है और नया आवरण उस पर आता है, उसे बोलते हैं कैंचुल। तो संध्या के बाद ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, सूर्य के लिए कह रहा है कवि कि सूर्य जो है संध्या के समय, संध्या के बाद क्षितिज पर ओझल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्षितिज की तरफ जा रहा, मतलब सूर्य डूब रहा है, अस्त होने जा रहा है, तो वह हमारी दृष्टि से ओझल होता जा रहा है। लेकिन ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सरिता नदी में, मतलब दिन भर जो दिन की तेज धूप होती है तब तो नदी तालाब में या गंगा नदी में उसकी कोई परछाई या प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है क्योंकि तेज धूप होती है। लेकिन अब जब संध्या की लालिमा हो गई है तब सूर्य क्षितिज की तरफ जाता हुआ जैसे सरिता में उसके प्रकाश का स्तंभ सा अंदर धंसता हुआ दिखाई देता है। मतलब आप अगर देखेंगे कभी सूर्यास्त के समय आप किसी नदी तालाब के पास हो तो आप देख सकते हैं कि जब सूर्य अस्त हो रहा है, संध्या की लालिमा छाई हुई है, तब नदी या तालाब में सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य जो प्रकाशित हो रहा होता है, थोड़ा सा प्रकाशमान जो सूर्य होता है वह ऐसे लंबे के लंबे खंबे की तरह उसमें धंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे नदी में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। मतलब कि ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में, मतलब सरिता में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है उस समय। सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, क्षितिज मने जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, मिलते तो नहीं है लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे धरती और आसमान वहाँ मिल रहे हैं जाकर, तो वहीं पर सूर्य उधर ही बढ़ता हुआ हमारी आंखों से ओझल होता हुआ दिखाई देता है। ओझल होना माने हमारी दृष्टि से दूर जाना। बृहद झिम विश्लत कैंचुल सा लगता चित कबरा गंगा जल, और गंगा का जो जल है वह उस संध्या के समय चित कबरा दिखाई देता है, मतलब उसका जो रंग होता है, गंगा के जल का जो रंग है वह चित कबरा दिखाई देता है, और ऐसा लगता है जैसे बृहद बहुत बड़ा सा कोई अजगर, विश्लत मने थका हुआ सा, कैंचुल सा अपना कैंचुल उतार कर अपना आवरण उतार करके गंगा जल में बैठा हुआ है। आप कभी ध्यान दें, शाम के समय जैसे हम दिन भर के थक हार करके एकदम शिथिल पड़ जाते हैं, तो शाम को नदी तालाब का भी जल ऐसे लगता है, इतनी धीमी धीमी लहरें चलती हुई दिखाई देती है कि जैसे वे भी थक गई हैं। तो सूर्य की लालिमा की जो किरणें थी या जो लालिमा जो नदी पर पड़ रही थी, गंगा जल में गिर रही थी, उससे उसका रंग भी चित कबरा लग रहा था, और छोटी छोटी लहरें जो बढ़ रही थी ऐसा लग रहा जैसे उसमें कोई अजगर था जो धीमी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, थका हुआ सा अजगर धीमी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। तो इन पंक्तियों में स्तंभ सा, कैंचुल सा, ये ऐसी उपमाएं हैं, मतलब उपमा अलंकार का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद झिम विश्लत कैंचुल सा लगता चित कबरा गंगा जल, है ना। तो तत्सम शब्दों की प्रधानता है, और स्तंभ सा कैंचुल सा में उपमा अलंकार है, और इन सभी पंक्तियों में मानविकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। शब्द शक्ति रस, इसमें कौन सा रस है? इस जो प्रकृति के संध्या का जो हम वर्णन पढ़ रहे हैं, इससे हमारे मन में एक शांत भाव की सृष्टि हो रही है, मतलब हमारा मन बहुत ही शांति से इस इन पंक्तियों का आस्वादन कर रहा है, रस का आस्वादन कर रहा है, अर्थात हमारे हृदय में, हमारे मन में शांत रस की सृष्टि हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आगे चलें। धूप छाह के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोड़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित। धूप छाह के रंग की खेती, धूप छाह मने धूप, कभी धूप तो कभी छाह, रेती मने बालू, धूप छाह के रंग जैसी रेत लग रही है, रेत या बालू। अनिल, अनिल मने वायु, उर्मिया मने लहरें, उर्मियों से सर्पांकित, सर्पांकित मने जैसे सर्प ही अंकित कर दिए गए हों, या सर्प जैसे चित्र लग रहे हों, सर्प जैसे चित्र या सर्प जैसे सर्प के चिन्ह, जैसे सर्प वहाँ से चल करके गया हो। नील लहरियों में लोड़ित, नील लहरियाँ मने पानी का नीला रंग, नीले रंग की छोटी छोटी लहरें।
लोड़ित मने आंदोलित, हिलती हुई। पीला जल, रजत जलद से बिंबित, रजत मने चांदी, जलद मने बादल और बिंबित मने प्रतिबिंब। तो कवि महोदय आगे कह रहे हैं कि धूप छाह के रंग की रीति, गंगा के नदी के किनारे जो रेत है उस पर जो सूर्य की लालिमा गिर रही है, इससे उस रेत का रंग भी धूप छाह जैसा लग रहा है, कहीं उजला सा तो कहीं काला काला सा, क्योंकि सूर्य की लालिमा जो है, संध्या की जो लालिमा है वह गिर रही है, सूर्यास्त हो रहा है, लालिमा भी है और हल्का हल्का सूर्य का प्रकाश भी है, तो इसमें वह धूप छाह जैसा रंग उस रेत पर दिखाई दे रहा है। अनिल उर्मियों से सर्पांकित, अनिल उर्मियाँ माने हवा जो चलती है वायु के वेग से, वायु जब बहती है तो उस वजह से रेत उड़ती है ना। हवा जब चलती है तो हवाओं की वजह से जो रेत जब उड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सर्प ही वहाँ से चल के गए। तो रेत की जो आकृति है वह ऐसी लगती है जैसे सर्प वहाँ से गुजरे हों, इस तरह से सर्पांकित सी लहरें लहरें दिखाई दे रही है। जो मिट्टी है, जो रेत है, उसमें सर्प गुजर के गए हों, उस तरह से मिट्टी का आकार बदल गया है, क्योंकि हवा के बहने के साथ साथ रेत उड़ती है और तरह तरह के आकार वो ग्रहण करती है। नील लहरियों में लोड़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित, और उसका जो नीला नीला जल है, नीली नीली जो लहरें हैं पानी की, वे आंदोलित होती हुई, हिलती हुई सूर्य की लालिमा से, संध्या की लालिमा से उन लहरों का रंग भी पीला पीला दिखाई दे रहा है। वह है तो नीला है पानी, पानी तो होता तो नीले रंग का है, लेकिन उस वक्त संध्या की लालिमा की वजह से और अस्त होते हुए सूर्य की पीली पीली किरणों की वजह से वह जल पीला दिखाई दे रहा है। और रजत जलद से बिंबित, और रजत माने चांदी जैसे बादलों के प्रतिबिंब उस जल में दिखाई दे रहे हैं। गंगा जल की नीली नीली लहरें हिलती हुई, आंदोलित होती हुई बहती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उस जल पर संध्या की लालिमा के गिरने से और अस्त होते हुए सूर्य के पीली पीली किरणों के गिरने से उस पानी का रंग पीला लग रहा है, और उसमें रजत माने चांदी जैसे बादल प्रतिबिंबित हो रहे हैं। चांदी जैसे बादलों की छाया उस पानी में दिखाई दे रही है। सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पाश में बंधे समुज्वल, अनिल पिघल कर सलिल सलिल ज्यों, गति द्रव खो बन गया लवोपल। जो सलिल ज्यों गति द्रव खो बन गया लवोपल। सिकता मने वही रेत, सलिल मने पानी, समीर मने हवा, स्नेह पाश मने स्नेह के बंधन में, पाश मने बंधन बंधे, समुज्वल उज्ज्वल, अनिल मने हवा, यहाँ समीर अनिल ये वायु के पर्यायवाची हो गए हैं। पिघल कर सलिल, सलिल मने पानी, सलिल जो गति द्रव खो बन गया लवोपल, लवोपल मने बर्फ के टुकड़े। तो कवि महोदय आगे कह रहे हैं कि सिकता मने रेत और सलिल समीर, रेत यानी मिट्टी, सलिल मने पानी और समीर मने हवा, ये तीनों ही सदा से हमेशा से स्नेह पाश में बंधे समुज्वल, बहुत ही उज्ज्वलता से, पवित्रता से, जैसे स्नेह के बंधन में, प्रेम के बंधन में तीनों प्रारंभ से ही सदा से ही बंधे रहते हैं। मिट्टी, जल और वायु तीनों ही प्रारंभ से ही प्रेम के बंधन में, स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं। अनिल पिघल कर सलिल, अनिल जो है वह जैसे हवा जो है पिघल कर सलिल में परिवर्तित हो जाती है, पानी में परिवर्तित हो जाती है, और सलिल जो है जो गति द्रव खो बन गया लवोपल, और जो पानी है वह अपने द्रव गति को खोकर, सलिल जो द्रव होता है वह अपनी उस दशा को खोकर के बर्फ के टुकड़ों में परिवर्तित हो गया है। इस तरह से वहाँ पानी की दशा हो रही है। नदी के किनारे बर्फ के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कवि महोदय कह रहे हैं कि मिट्टी, हवा और पानी तीनों ही स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं और तीनों एक दूसरे के रूप को बदलते रहते हैं। अनिल है जो पिघलकर पानी में परिवर्तित हो जाता है, और पानी अपनी दशा को खोकर के बर्फ के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में भी तत्सम प्रधान भाषा है, तत्सम शब्दों की बहुलता है, और प्रकृति के जो सुकुमार कवि कहे जाते हैं पंत, उन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, बहुत ही साकार और सजीव, है ना। और अनिल पिघल कर सलिल, सलिल जो गति द्रव खो बन गया लवोपल, ये सलिल जो गति द्रव खो बन गया लवोपल में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे पानी मानो अपनी दशा को खोकर के, अपनी द्रव दशा को खोकर के बर्फ के टुकड़ों में परिवर्तित हो गया है। सिकता सलिल समीर सदा से, इसमें अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। मतलब अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ स वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और
प्रसाद गुण है। कविता आपको बहुत ही सरलता से समझ में आ रही है। प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। आलंकारिक भाषा शैली है और तत्सम शब्दों की बहुलता है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जहाँ संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो सभी छायावादी कवियों की भाषा शैली में तत्सम शब्दों की प्रधानता बहुलता दिखाई देगी। ठीक है, आगे चलें। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। कंपन मने कंपन होना, कांपना। लय मने लीन हो जाना, विलय हो जाना। लय का मने ताल और गति से भी है और लीन हो जाने से भी। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, दीप शिखा मने दीपक की लोसा, ज्वलित मने जलता हुआ कलश। नभ में उठकर करता नीराजन, नीराजन मने आरती करना या अर्चना करना। तो कवि महोदय कह रहे हैं अभी उन्होंने संध्या के बाद गंगा जल और आकाश में, मतलब जो वृक्ष के शिखरों पर जो छाई हुई लालिमा है उसका चित्रण क्या है, और सूर्य के ओझल होते हुए दृश्य का और गंगा जल का चित्रण क्या है, बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है। और अब वे कह रहे हैं कि संध्या समय होने पर मंदिरों में शंख और घंटे बजने लगे हैं। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, कि जब मंदिर में शंख और घंटे बजने लगते हैं, आरती होती है, पूजा संध्या होती है, तो मंदिरों में घंटियां बजने लगती है, शंख बजने लगते हैं और उनकी आवाज़ से, उनकी ध्वनि से जैसे लहरों में होता लय कंपन, लहरें भी उस लय में बहने लग जाती है और उनमें भी कंपन दौड़ने लगता है। शंख और घंटों की आवाज़ से, उनकी ध्वनि से जैसे लहरों में भी कंपन दौड़ने लगता है और वे भी उस लय में बहने लगती है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, और दीप शिखा की तरह जो मंदिर के कलश होते हैं वे ऐसे लगते हैं, मंदिर के जो कलश होते हैं स्वर्णिम आभा उन पर भी गिर रही होती है, संध्या की लालिमा होने से वे भी स्वर्णिम दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे दीपक की लौ जो है प्रज्वलित हो रही है मंदिर के ऊपर, और नभ में उठकर करता नीराजन, जैसे वे कलश जो है आकाश में ऊपर उठ करके जैसे आरती कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। ठीक है, कितनी सुंदर कल्पना है कि शंख और घंटों के बजने से, मंदिर में शंख और घंटों की जो ध्वनियाँ फैल रही है उससे लहरों में भी कंपन दौड़ रहा है और एक लय में लहरें बह रही है। और जो मंदिर का जो कलश है वह ऐसे लग रहा है स्वर्णिम कलर का होने से, स्वर्णिम हो जाने से, कि दीपक की लौ जैसे आगे उठ करके, ऊंचे उठ करके, आगे बढ़ करके आरती कर रही है या अर्चना कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हम। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। तट मने किनारा, तट पर बगुलों सी वृद्ध हैं, बगुलों सी मने बगुलों के जैसी, वृद्ध हैं मने वृद्ध महिलाएं, विधवाएं विधवा महिलाएं, जप ध्यान में मगन, जप और ध्यान में मग्न है। मंथर धारा, मंथर मने धीमी धीमी धारा में बहता जिनका अदृश्य मने दिखाई नहीं देता, गति अंतर रोदन, अंतर मने हृदय का, रोदन मने रोना पीड़ा। तो कवि आगे कह रहे हैं कि मंदिर में तो आरती हो रही है, शंख और घंटों की ध्वनियाँ हो रही है, बज रहे हैं, और तट पर बगुलों सी वृद्ध हैं, और गंगा नदी के किनारे जो वृद्धा महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, वे बगुलों के समान जप और ध्यान में मगन हैं। उनको बगुलों जैसी उपमा दी है क्योंकि उनका शायद पूरा मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा है, जप या ध्यान में नहीं लग रहा है। बगुले जो होते हैं वे मछलियों को भ्रमित करने के लिए, मतलब मछलियों पर एक टक नज़र गड़ाए रहते हैं और ऐसे लगता है जैसे वे अपने ही ध्यान में मगन है या शांति से वो अपने में डूबे हुए हैं, और मछलियाँ जब जैसे ही पानी पे आती है वे जल्दी से लपक करके उनको पकड़ लेते हैं। तो वैसे ही जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, बगुलों से इसलिए क्योंकि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। तो तट पर बगुलों के समान, बगुलों जैसी दिखने वाली वृद्धाएं और विधवाएं जप और ध्यान में मगन है, लेकिन उनका पूरा दिल, पूरी तन्मयता जप में नहीं है, इसलिए बगुलों जैसी उपमा उनको दोनों रूप में दी है, श्वेत रंग की वजह से भी दी है और ध्यान में एकाग्रता न होने की वजह से भी दी है। मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, और मंथर धारा में उनका अंतर रोदन भी बह रहा है, जैसे नदी में जल बह रहा है, मंथर धारा में
जल आगे बढ़ता हुआ बहता जा रहा है, वैसे उनके हृदय की जो पीड़ा है वे बाहर से भले ही जप और ध्यान में मगन दिखाई दे रही है, लेकिन उनके हृदय में बहुत पीड़ा भरी हुई है। अंदर ही अंदर उनका हृदय रोता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता। और इसी वजह से उनका जो ध्यान है, जप है, वे उसमें एकाग्र मगन नहीं हो पाती, क्योंकि कितना ही वे उनमें मन लगाने की कोशिश करें, उनके जीवन के जो दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं, वे उनका ध्यान बटा ही देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नदी तट पर स्थित जो मंदिर है, वहाँ जो पूजा आरती हो रही है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और विधवा महिलाएं, वृद्ध महिलाएं जो सफ़ेद वस्त्र धारण करती है, इसलिए उन्हें श्वेत बगुलों के समान उन्हें उपमा दी गई है, मतलब बगुलों की उपमा उन्हें दी गई है। शब्दावली में तत्सम शब्द हैं ही, और दीप शिखा सा बगुलों सी, इनमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कहाँ होता है? जब उपमेय को किसी के समान बताया जाता है, मतलब जब किसी को किसी के समान बताया जाता है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। दीप शिखा सा, और इनकी पहचान है सा, सी, से या समान जैसे शब्दों का वहाँ उपयोग किया जाता है। तो दीप शिखा के समान, बगुलों के समान कहने से यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत ही सुंदर प्रकृति का चित्रण हुआ है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।